सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल BPYQ में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी को कवर किया जाएगा। और ये RO और ARO एग्ज़ाम के लिए, चाहे UP PCS एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी योजनाएँ सम्मिलित हैं और वीडियो भी कई ढेर सारी आएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली नीति है उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति 2024। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये 2024 की है। ये कैबिनेट की बैठक में इसको अप्रूव किया गया है। इस नीति में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी विकासपरक और जन कल्याणकारी जो लाभकारी योजनाएं हैं उसमें उसके विषय में जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो क्या करेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में जो लोग बताएंगे उनको सरकार अपने तरफ से प्रोत्साहित करेगी। तो इसमें जो डिजिटल माध्यम में जो X है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या है कि आपको जो कंटेंट है, वीडियो है, ट्वीट है, पोस्ट है, रील, किसी भी माध्यम से आप उस पर प्रदर्शित करेंगे तो आपको जो सरकार की जो भी एजेंसी है वो आपको सूचीबद्ध करेगी और सूचीबद्ध करने के बाद आपको कुछ प्रोत्साहन देगी। तो सूचीबद्धता के लिए ये जो चारों जो प्लेटफॉर्म हैं, प्रत्येक को सब्सक्राइबर फॉलोअर के आधार पे, ये किसके आधार पे, सब्सक्राइबर और जो फॉलोअर्स हैं आपके, उनके आधार पे 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। और 4 श्रेणियों में बांटने के बाद जो सरकार है वो आपको क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रति माह जो अकाउंट होल्डर हैं उनको देगी। लेकिन किस पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ये 3 पे। जो यूट्यूब है उसके लिए अलग है। यूट्यूब पे आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आज के समय में यूट्यूब पे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पे 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख क्रमशः सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसमें जो भी कंटेंट होंगे वो अभद्र, अश्लील, चाहे राष्ट्र विरोधी, उनको नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो प्रमुख बातें थी मैंने बता दिया है कि ये 2024 की नीति है। और इसमें जो 4 प्लेटफॉर्म है, इसमें ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। सरकार आपको सूचीबद्ध करेगी और सूचीबद्धता के लिए जितने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके आधार पर 4 श्रेणी बांटेगी और आपको पुरस्कार के रूप में कुछ देगी कि आप सरकार की जो योजनाएं हैं उनके विषय में आप बताते रहिए। दूसरा है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल, जो पाइप से जो पेयजल जा रहा है, योजनाओं के संचालन की अनुरक्षण नीति 2024 की है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये 2024 की नीति है। ये भी मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको लागू किया गया है। इस नीति ने संचालन और अनुरक्षण नीति 2015 की जगह ली है, उसमें संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है उसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ करेगी। मतलब जो पहले जो चल रहा था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो चल रहा था उसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित कर लिया जाएगा और उसको जल जीवन मिशन कहा जाएगा। ये 2019 से स्टार्ट हो गया है। इसकी जो मुख्य बात में यही है कि जो इसकी बजटीय व्यवस्था है वो राज्य वित्त आयोग और राज्य के बजट से कराया जाएगा। ये इसमें सबसे मुख्य बात है कि जो जल जीवन मिशन है उसमें जो बजट की व्यवस्था है वो अनुरक्षण के लिए वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तीसरा है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति। ये भी सन 2024 का है और ये भी मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन हुआ है। इसमें करना क्या है कि जो सेमीकंडक्टर है, चूँकि हमारे देश में सेमीकंडक्टर बनता नहीं है, जो सेमीकंडक्टर है वो चाइना से, चाहे जो साउथ कोरिया वहाँ से आता है। तो सेमीकंडक्टर जो है उसका हमको इकोसिस्टम बनाना है, पूरा इकोसिस्टम बनाना है जिससे राज्य की जो आर्थिक वृद्धि है वो हो सके, नवाचार को बढ़ावा मिले, रोजगार के पर्याप्त अवसर हो और सामरिक महत्व में आत्मनिर्भरता हमको प्राप्त हो। अब ये होगा कैसे, इसके लिए आपको स्टार्टअप खोलना पड़ेगा।
निगमों, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच में उनकी उच्चतम क्षमता को अनलॉक करने के लिए सरकार की तरफ से सहयोग किया जाएगा। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। प्रमुख बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो उड़ीसा और गुजरात, जो उड़ीसा और गुजरात में जो पहले से जो सेमीकंडक्टर नीति चली आ रही है उसको बेंचमार्किंग, मतलब उसको एक बेंचमार्क मान करके उसी के आधार पर उसका विश्लेषण करेगी और अपने यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में इस नीति को लागू करेगी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा और गुजरात की नीति का ये नीति से ये प्रेरणा ले रहे हैं। ये 5 वर्षों के लिए है नीति, और इसका जो नोडल एजेंसी है जो प्रभावी इसका क्रियान्वयन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। ये ईसीएल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसकी नोडल संस्था है सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी इसमें। और जो राज्य स्तरीय जो सशक्त समिति बनेगी ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इसके लिए 2022 से 2029 तक की अवधि में 12.2% की चक्रवृद्धि विकास दर पर वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 2022 में, ये 2022 से 29 तक का पूरा ये एस्टीमेट है, और 2022 में $573 बिलियन का पूरा जो वैश्विक मार्केट है वो है। और इसकी संभावना है कि 2029 तक ये 1380 जो बिलियन डॉलर है उतना जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है उतना हो जाएगा। और इसमें जो वार्षिक जो वृद्धि हो रही है वो 12.2% की इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट से वृद्धि हो रही है। भारत की जो सेमीकंडक्टर की मांग है वो 2025 तक $100 बिलियन पहुंच जाएगी। तो इसमें कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट है बात है, जैसे भारत की जो मांग है 2025 तक 100 बिलियन पहुंच गई, और ये इसका जो कार्यकाल है पूरा 22 से 29 तक का है। 22 में इसको 2000 मतलब 575 के आसपास है, सीधी इसको मान लीजिए, और 2029 में ये लगभग 1400 से थोड़ा सा कम 1380 के आसपास बिलियन डॉलर हो जाएगा। इसकी जो समिति बनेगी इसके लिए उसकी निगरानी कौन करेगा, तो जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में होगा ये, और इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो ईसीएल है, और ये 5 वर्षों के लिए है। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये उसके अंतर्गत आता है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उड़ीसा का और गुजरात की जो सेमीकंडक्टर नीति है उसको ये फॉलो कर रही है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये भी 2024 का है और ये 5 वर्षों के लिए है। इसमें कहा गया है कि ये तब तक लागू रहेगी जब तक राज्य सरकार इस नीति में कोई संशोधन नहीं करती है या फिर कोई अधिसूचना नहीं करती है, ये तब तक ये लागू रहेगी। मतलब 5 वर्षों तक का तो इनका टारगेट है, लेकिन ये तब तक बनी रहेगी जब तक कोई नई अधिसूचना इस हाइड्रोजन नीति पे न आ जाए। सरकार का इसमें उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करना, उस पर सहयोग प्रदान करना है। मतलब जो केंद्र की जो नीति है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है सहयोग करेगी, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है चाहे अमोनिया है उसके बाजार का जो निर्माण है उसको ये बढ़ावा देगी। आप इसमें देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादनों का ये निवेश को स्थापित करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। ये इनका उद्देश्य क्या है कि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन और जो अमोनिया का जो बाजार है, तो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन में इनकी जो भी लागत लगती है उसको कम करना इनका मेन टारगेट है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना है। पॉलिसी अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन लागत को कम करना मुख्य उद्देश्य इनका क्या है, लागत को कम करना जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, और दीर्घकाल में लागत हटाकर उसको न्यूनतम करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक जो ग्रीन हाइड्रोजन चाहे ग्रीन अमोनिया है 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता लक्षित है, और उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन का टारगेट जो 2028 तक ये इनका टारगेट है। और जो वर्तमान में मांग है वो 0.9 मिलियन का है। मतलब मांग 0.9 मिलियन का है और हमारा टारगेट है 1 मिलियन का, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। और इसके अनुसंधान के लिए, विकास के लिए, तकनीकी नवाचार के लिए 4 जो है उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। और
वर्तमान मांग हमारी 0.9 मिलियन है, और इसका जो यूज है मुख्यतः, जो हाइड्रोजन है इसका जो मुख्यतः यूज है वो उर्वरक बनाने में और रिफाइनरी के क्षेत्र में है। इसकी जो नोडल एजेंसी बनेगी वो बनेगी यूपी नेडा। यूपी नेडा मतलब उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। तो किसी भी नीति का जो नोडल एजेंसी है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडल एजेंसी कौन है, किस अधिकारी के अंतर्गत ये योजना चल रही है, कितने वर्षों की है, इसका लक्ष्य क्या है, ये 4 चीज़ें किसी भी नीति के लिए या फिर योजना के लिए जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने 2047 तक का लक्ष्य रखा है कि इसको ऊर्जा स्वतंत्र कर देंगे, और 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, जिससे लगभग 1,20,000 रोजगार सृजन होने की संभावना है। तो इसको फिर से रिवाइज करते हैं, इस नीति में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। प्रमुख बात है जो हाइड्रोजन नीति है। हाइड्रोजन का उत्पादन तो अभी हो रहा है वर्तमान में, हमारा लक्ष्य क्या है कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना। तो 5 वर्ष के लिए है ये, और ये तब तक नहीं बदला जाएगा कि जब तक अगली नीति ना आए कोई। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया बाजार का निर्माण करना है, लागत कम करना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और जो दीर्घ अवधि में मतलब लॉन्ग टर्म में इसको घटा करके न्यूनतम करना है। 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता करना है, और हमारी डिमांड प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 0.9 है। 0.9 हमारी प्रेजेंट टाइम में डिमांड है। और इसका जो यूज किया जाता है हाइड्रोजन का और अमोनिया का, ये उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्र में किया जाता है, और इसके लिए जो है 4 प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। जो इसकी नोडल एजेंसी है वो है यूपी नेडा, और 2047 तक का हमारा लक्ष्य है कि उसको ऊर्जा से स्वतंत्र, मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ख़त्म करना है। अगली हमारी नीति है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति। ये FDI है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का मेन जो उद्देश्य है उसमें यही है कि उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योग धंधे जो विकसित हो रहे हैं उनके लिए कंपनियों को बुलाने के लिए, ठीक, ये प्रोत्साहन नीति है। कंपनियों को प्रोत्साहन देंगे। प्रोत्साहन कैसे देंगे कि जो भी यहाँ पे टैक्स लगता है, बिजली पे छूट, जो ज़मीन यहाँ पे ले रहे हैं उस पर छूट दी जाएगी, तो जो भी बाहरी कंपनियाँ हैं वो यूपी में आके अपना उद्योग स्थापित करेंगे इस प्रकार से। तो उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्रोत्साहन नीति हमारी जो है 2023 की है। 5 वर्ष तक इसका टारगेट है, मतलब 5 वर्ष तक ये जो बिजली का बिल है, बिजली के बिल में 100% छूट है, 100% छूट। और ध्यान ये देना है कि जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 मतलब कि फॉर्च्यून ग्लोबल में जो 500 कंपनियां हैं उसमें उन कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो बिजली के बिल पे 100% की छूट है, और स्टाम्प ड्यूटी पे 50 से 100% की छूट है। इसके अलावा ज़मीन वो यहाँ पे लेंगे लीज पे, उस पर भी 75 से 80% तक की उनको सब्सिडी मिल जाएगी, और कुछ मामलों में ये 80% से भी अधिक हो सकता है। कुछ मामला जैसे कि अगर पिछड़े इलाके में स्थापित करें, जैसे जो बुंदेलखंड का झांसी का एरिया है, चाहे सोनभद्र टाइप का एरिया हो गया, तो अगर कोई पिछड़ा इलाका है जैसे पूर्वांचल का जो बेल्ट है इस साइड, तो उनको ज़्यादा छूट मिल सकती है। यहाँ पे 2 जगह, एक गौतम बुद्ध नगर और एक गाजियाबाद, केवल इन 2 जगहों पे अगर कोई कंपनी आती है तो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में 50% का छूट। मध्यांचल है और जो पश्चिमांचल है, मतलब जो मध्य वाला हिस्सा है उत्तर प्रदेश का और जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहाँ पे 75%, और जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड है, ये मैं कह, जो पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड है वहाँ पे 100% तक की छूट दी जाएगी। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इन्वेस्ट यूपी है उसमें उसके जो CEO हैं उनकी अध्यक्षता वाली जो कमेटी है वो इसका मूल्यांकन करेगी, और 7 दिनों में, ये इंपॉर्टेंट है देखिए, 7 दिनों में अपना निर्णय देगी। इस कमेटी को इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने में 15 मिनट, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जो भी बाहर की कंपनियां होंगी उनको 7 दिन के अंदर जो इम्पावर्ड कमेटी है यूपी की, इन्वेस्ट यूपी, उसके जो CEO हैं
वो कमेटी जो है वो 7 दिन में अपना निर्णय देगी और स्वीकार करेगी या फिर अस्वीकार करेगी, ये 15 दिन में उनको बता देना है। इस पे अगर कंपनी को अगर छूट दिया जा रहा है तो सरकार की ये मांग है कि आपको जैसे ही आपका पूरा प्लांट जो है स्टेब्लिश हो जाता है, आपको प्रोडक्शन चालू कर देना। अगर प्रोडक्शन ये स्टार्ट करने में अगर लेट करते हैं तो इनको 12% का ब्याज देना होगा। अगली नीति है उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति। ये 2023 की नीति है। इसमें जो भारत सरकार का जो ड्रोन नियम 2021 है उसको राज्य में लागू किया जा रहा है 2023 नीति के तहत। इसमें नो परमिशन, नो टेक ऑफ, हार्डवेयर और फर्मवेयर, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन और जियो फेंसिंग क्षमता का इसमें अनुपालन किया जाएगा। ड्रोन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए उसका जो रजिस्ट्रेशन है और यूआईडी मतलब एक यूनिक आईडी आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। हर ड्रोन की अपनी एक यूनिक आईडी रहेगी और गतिविधि, जो भी ड्रोन की गतिविधि है उस पर थाना स्तर के प्रभारी जो है वो निगरानी करेंगे। ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र संबंधी लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में इनको मतलब जो ड्रोन चलाने का जो नियम होता है उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, लाल क्षेत्र, पीला क्षेत्र और हरा क्षेत्र। इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जो लाल क्षेत्र होता है वो नो फ्लाई एरिया होता है, ठीक, जैसे कोई एयरफोर्स का एरिया है, कहीं आर्मी का एरिया है शहर में, तो वहाँ पे ड्रोन आप नहीं चला सकते हैं। आपको वहाँ ड्रोन चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जो पीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भूमि से 200 फीट की ऊंचाई तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं और उसके लिए आपको जो लोकल एयर कंट्रोल परमिट है आपको वो चाहिए होगा। और ग्रीन एरिया क्या होता है, हरा क्षेत्र, आप भूमि से 400 फीट की ऊंचाई तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं और आपको कोई भी परमिट नहीं चाहिए। तो ये 3 क्षेत्र हैं। अगर अति विशिष्ट और विशिष्ट महानुभाव अगर आ रहे हैं, किसी क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया जा सकता है। मतलब अस्थायी रेड जोन घोषित हो गया मतलब कि आप वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे। और अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो विधिक कार्यवाही की जाएगी। और इसके लिए भारत सरकार के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तक राज्य सरकार, उसके नोडल अधिकारी और जो जनपदीय अधिकारी हैं उनकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ड्रोन के संचालन के लिए प्लेटफॉर्म पहले कौन सा है? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है। किसी भी क्षेत्र को अस्थायी क्षेत्र मतलब अस्थायी रेड जोन घोषित किया सकता है। और जो ड्रोन के संचालन के लिए जो क्षेत्र बनाए गए हैं वो लाल हैं, पीले और हरे क्षेत्र हैं। लाल में तो कोई एंट्री ही नहीं है, पीले में 200 फीट, हरे में 400 फीट। हर ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और यूनिक आईडी जरूरी है, यूआईडी हो गया। और ये भारत सरकार का ड्रोन नियम 2021 है, उसको ही लागू किया जा रहा है 2023 की नीति के द्वारा। नो परमिशन, नो टेक ऑफ, मतलब परमिशन नहीं है तो आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छा हार्डवेयर, फर्मवेयर चाहिए। और रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, मतलब कि आपका ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, अगर कहीं कंट्रोल मतलब जो आपका रेंज है उस रेंज से बाहर हो गया तो बीकन, उसमें जो बीकन लगा होता है उसके द्वारा आप उसको पता कर सकते हैं कि कहाँ गया है वो। और जियो फेंसिंग क्षमता वाला होना चाहिए। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं जिसकी संभावना पूछी जाने की है मैं उनको बता दे रहा हूँ। अगला है उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली। ये 2023 की ये नीति है। और इसमें जो भी बायोडीजल है, बायोडीजल मतलब कि ऐसा मतलब जो पेट्रोल होता है उसमें हम लोग मतलब प्लांट से हम लोग जो बनाते हैं पेट्रोलियम, उसको मिला करके बेचते हैं। पहले हमारा टारगेट 10% का था, अब हमारा 20% जो मिक्स करके बेचा जा रहा है। तो इसके लिए उत्पादन और खुदरा बिक्री के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है कि आप उत्पादन इसका कैसे करेंगे और इसका जो खुदरा बिक्री है उसका मूल्य कितना होगा। तो प्रदेश में जो बायोडीजल है वो B100 उत्पादन के लिए जो इसकी एजेंसी है वो यूपी नेडा है। और खुदरा बिक्री के लिए जो जिले पे जो अधिकारी होगा उसकी मतलब जिला अधिकारी की अनुमति जो है वो आवश्यक है। तो पहले तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी हो गई? यूपी नेडा हो गई। और जो बायोडीजल है वो कौन सा है? B10 है।
और खुदरा बिक्री के लिए जिलाधिकारी जो है उसकी अनुमति आवश्यक है। अगर आपको बेचना है बायोडीजल तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये शुल्क लगेगा और आपको 2 वर्ष के लिए परमिट मिलेगी। और अगर आपको फिर से मतलब उसको और बढ़ाना, एक्सटेंड करवाना है तो 2 वर्षों के लिए फिर से नवीनीकरण होगा उसका 5,000 रुपये आवेदन शुल्क, मतलब हर 2-2 साल पे 5,000 रुपये लगेगा। खुदरा बिक्री अगर आप कर रहे हैं, मतलब आप अगर फुटकर में अगर आप बेच रहे हैं बायोडीजल को, तो आपके पास जो न्यूनतम भंडार होना चाहिए वो 20 किलो लीटर होना चाहिए। इतना रहेगा तभी आप बेच सकते हैं। और बायोडीजल को आपको खुले ड्रम में नहीं बेचना है, आपको टैंकर के माध्यम से ही बेचना है। तो इसमें प्रमुख बातें क्या क्या हो गई, जो आपको न्यूनतम जो आपको स्टोरेज करना है वो 20 किलो लीटर का हो गया, और जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 5,000 का है, और जो उस परमिशन आपको मिलेगी 2 वर्ष के लिए आप बेच सकते हैं। इसके लिए खुदरा बिक्री के लिए आपको जिलाधिकारी से परमिशन आवश्यक है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो यूपी नेडा है। और कौन सा बायोडीजल बेच रहे हैं, किस ग्रेड का, तो B100 ग्रेड का बेच रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति, ये 2023 का है। इसमें जो यूज होते हैं उपकरण, उसके बारे में ये सारा बताया गया है कि कौन कौन सा इसमें उपकरण है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इन जो भी ये उपकरण हैं इनके निर्माण के लिए आधुनिक फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना की जाएगी। मतलब इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और पार्क बनाया जाएगा कि ये सारे जो अवयव हैं इनका प्रोडक्शन यहीं पे हो सके। इसने स्थान लिया है 2018 की नीति का, और ये 5 वर्षों के लिए ये लागू की गई है। आप डिटेल पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, कुछ इसमें है नहीं उतना महत्वपूर्ण। इस नीति के तहत जो सरकार है वो प्रत्येक और फार्मा जो चिकित्सा उपकरण पार्क हैं उसमें जो ज़मीन खरीदने के लिए, जैसे अगर कोई उद्योगपति है अगर जो पार्क लगाना चाहता है फार्मास्यूटिकल के लिए, तो ये प्रोविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ज़मीन खरीदता है तो ज़मीन खरीदने पर बैंक से वो जो भी कर्ज लेगा उसमें अधिकतम 7 वर्षों तक 50% जो ब्याज है वो सरकार देगी, जो प्रति वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। इसमें देखिए 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया कि जो अधिकतम सरकार ब्याज देगी 1 साल में वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, सरकार जो ब्याज देगी वो 50% ही ब्याज देगी। और तीसरा कि वो 7 वर्षों तक अधिकतम आप उससे मतलब ऐसा अनुबंधन आप कर सकते हैं बैंक से कि हम 7 वर्ष में उसका ब्याज जो है वो चुका देंगे। तो उसमें 3 पॉइंट है। प्रत्येक फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्क को 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी। मतलब जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी पूरा उद्योग स्थापित करने के लिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 करोड़ है। इसके अध्याधीन प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपए, एक वर्ष में 10 करोड़ रुपए तक का जो फार्मा और चिकित्सा उपकरण पार्क है उसके लिए सड़क, विद्युत फीडर, जल निकासी, मतलब जो बुनियादी सुविधा है, इसके लिए 7 वर्षों तक जो वार्षिक ब्याज है वो 60% तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा। इसमें देखिए इसमें 3 पॉइंट है और इसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं। चलिए समझते हैं। चिकित्सा उपकरण पार्क को 50 करोड़ रुपए जो है वो मैक्सिमम, जो पूरी आपको जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी वो आपको 50 करोड़ रुपए मिलेगी। और उस 50 करोड़ के अंतर्गत आपको मैक्सिमम 10 करोड़ प्रति वर्ष आपको मिलेगा। किसके लिए? बुनियादी ढांचे के लिए। मतलब एक वर्ष में मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए मिलेगा बुनियादी ढांचा के लिए। और ये जो ऊपर वाला है ये ज़मीन खरीद के लिए है। आपने ज़मीन खरीद लिया, अब ज़मीन के ऊपर आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जैसे कि पार्क, जो भी सड़क बनाएंगे, विद्युत वहाँ से जाएगी, उसके लिए दूसरा प्रोविज़न है। और ये केवल ऊपर वाला केवल ये ज़मीन के लिए है। तो बुनियादी ढांचे के लिए 50 करोड़ रुपये आपको टोटल मिलेगा और हर वर्ष आपको 10 करोड़ रुपये मिलेगा बुनियादी ढांचे के लिए। और जो बुनियादी ढांचा डेवलप करना है उसमें 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज जो है उसमें
सरकार जो 60% ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगी। मतलब ज़मीन के लिए 50% सरकार ब्याज देगी मैक्सिमम, और बुनियादी ढांचे के लिए 60% ब्याज देगी। ज़मीन के लिए 7 वर्षों तक आपको लोन लेना है, और बुनियादी ढांचा के लिए भी 7 वर्ष है, और जो ज़मीन के लिए 1 वर्ष मतलब 1 करोड़ प्रति वर्ष है, और इसमें 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष है, और जो टोटल इसमें सरकार देगी सब्सिडी वो 50 करोड़ की देगी। अब मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। भूखंड अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको पहली बार स्टाम्प ड्यूटी जो भी लगेगी उस पर 50% की छूट मिलेगी। जो निजी फार्मास्यूटिकल पार्क हैं उनकी जो सामान्य बुनियादी ढांचे हैं और जो पूंजीगत सब्सिडी निवेश है उसका जो मूल्य है वो 15% होगा। इस नीति के तहत सभी नई इकाइयों को विद्युत शुल्क में 10 वर्ष के लिए, मतलब जो भी वो विद्युत का यूज करेंगे उसको 10 वर्ष तक 100% छूट मिलेगा। मतलब कि 10 वर्ष तक उनको कोई भी बिजली का बिल नहीं देना है। जो पूर्वांचल है और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इनको थोड़ा सा लाभ दिया जाता है। इसमें जो भी ज़िले हैं वहाँ पे 5% ब्याज की सब्सिडी के साथ ही 2% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी 7 वर्ष तक। मतलब जो पूर्वांचल है और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पे 2% का अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगा और वो 7 वर्ष तक सरकार देगी। और अगर आप बल्क मतलब कि ज़्यादा मात्रा में ड्रग पार्क, चिकित्सा उपकरण पार्क को स्थापित इकाइयों को 10 वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी देगी। जो ड्रग पार्क है उसके लिए 10 वर्ष तक जो ब्याज आपको देना है उस पर सब्सिडी मिलेगी, मतलब आपको ब्याज में भी छूट मिलेगा। इसमें जो योग्य इकाइयाँ होंगी, जो भी बिजनेस होंगे उसमें जो स्थापित होंगे, उनको IOS सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण के लिए जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसका 75% जो है वो सरकार देगी और अधिकतम 75,000 रुपये प्रति इकाई। मतलब आप जो उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो सर्टिफिकेशन लेंगे ISO का, उसके लिए जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लग रहा है सर्टिफिकेट का, उसमें 75% जो सरकार देगी और मैक्सिमम जो है वो 75,000 रुपये एक इकाई पे देगी। और अगर वो BIS का आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उसमें जितना भी आपका व्यय हो रहा है उसका 50% जो है वो सरकार देगी, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20,000 रुपये प्रति इकाई होगी। तो उसको थोड़ा डिटेल में दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, जो फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण नीति है। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो ये नीति 2023 की है। इसका उद्देश्य क्या है कि भू आधारित, वायु आधारित और जल मार्ग से जो बांध हैं, जलाशय हैं, झील, नदी, तालाब सारे जो हैं, इसमें जल निकायों में जो साहसिक गतिविधियां हैं उन पे ये लागू होगा। मतलब जैसे कोई तालाब है तो उसमें जैसे राफ्टिंग होती है, चाहे उस पर कोई भी अगर स्पोर्ट्स हो रहा है, अगर वाटर स्पोर्ट्स कोई हो रहा है तो उस पर ये नियंत्रण के लिए है। ये 10 वर्षों के लिए है ये नीति। साहसिक क्रीड़ा मतलब ये वाटर स्पोर्ट है, ये 10 वर्षों के लिए है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इसकी नोडल एजेंसी है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विकास निगम है ये इसकी नोडल एजेंसी है। और संचालकों को, जो भी संचालक होंगे तो उनको जिलाधिकारी के द्वारा उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये नीति इसीलिए लाई गई है कि जैसे कोई जलाशय है वहाँ पर अगर कोई बोट अगर चल रही है, ठीक, तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या होता है कि कई बार जो प्राइवेट एजेंसियां होती हैं वो सेफ्टी पर उतना ध्यान देती नहीं है, ठीक। तो अगर सरकार सेफ्टी दे रही है तो लोग उससे सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति ये 2023 की नीति है। और निजी पूंजी निवेश मतलब कि इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो निवेश करेंगी के माध्यम से सुनियोजित नगर विकास को ये प्रोत्साहित करना है। मतलब वेल डेवलप्ड एकदम नगर होना चाहिए और जन सामान्य को उचित मूल्य पर आवास मुहैया कराया जाएगा। जो भी टाउनशिप बनेगी उसके लिए न्यूनतम जो मार्ग है वो न्यूनतम 24 मीटर चौड़ा, जो रोड जो मतलब जो घर बनेगा, घर के सामने जो मार्ग है वो 24 मीटर चौड़ा होना चाहिए
और वहाँ पे जल पूर्ति, वाटर स्टोरेज, ये सब होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट देखिए ये है, न्यूनतम जो क्षेत्रफल है, अगर 2 लाख से कम आबादी है तो 12.5 एकड़ होना चाहिए, और 2 लाख से अधिक आबादी है तो 25 एकड़ होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 2 लाख जो है वो बैरियर है, मतलब 2 लाख से अगर कम है तो 12.5, 2 लाख से ज़्यादा है तो 25 एकड़ जो है वो मतलब भूमि उतना होना ही चाहिए, और उसमें 24 मीटर चौड़ा मार्ग होना चाहिए। एनसीआर में अगर जो दिल्ली का क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला, अगर वहाँ पे कोई टाउनशिप अगर हो रही है तो वहाँ पे न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वो 25 एकड़ होना ही होना चाहिए। और इसमें कुछ बातें दी गई, जैसे कि टाउनशिप के अंदर महायोजना मार्ग का निर्माण किया जाएगा, उससे कनेक्टिविटी सारी देखी जाएगी, आपको लाइसेंस, यही सब है, कुछ खास इसमें भी है नहीं। इसमें मुख्य बात यही थी कि जो रोड है वो 24 मीटर चौड़ा होगा, 2 लाख से कम आबादी है तो 12.5 एकड़, और 2 लाख से ज़्यादा आबादी है तो 25 एकड़, और अगर एनसीआर है तो वहाँ पे 25 एकड़ होना ही होना चाहिए। बस इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके, इसमें कुछ प्रमुख बातें कही नहीं गई हैं। टाउनशिप के अंतर्गत जो 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी जो सड़कों से संलग्न जो भवन है, वहाँ पे निजी विकासकर्ता के द्वारा फसाड कंट्रोल को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखिए वहाँ बताया गया पर्यावरण की दृष्टि से जो टाउनशिप बनेगी वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट मतलब कि जल का संरक्षण करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे, वाटर रिसाइकलिंग करे, ग्रीन कवर करे, ग्रीन बिल्डिंग्स हो, सोलर पावर हो, यही सब। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फिल्म नीति से क्वेश्चन, अभी इसके पहले जो आप लोग नीति पढ़े हैं उसमें भी कई नीतियाँ ऐसी हैं जिससे 2025 में क्वेश्चन बन चुका है। जैसे ये फिल्म नीति जो है उससे जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है क्वेश्चन बना था। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 की नीति है, और इसमें कहा क्या गया है कि जैसे जो भी शूटिंग होती है उत्तर प्रदेश में उसमें इनको छूट दिया जाएगा, और किस किस भाषा में अगर किसी विशेष भाषा में ये अपनी अगर फिल्म बनाते हैं तो उसमें इनको छूट दिया जाएगा। सरकार मतलब प्रोत्साहन दे रही है कि आप आइए और उसका जो शूटिंग है वो उत्तर प्रदेश में कीजिए। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन जो है वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में अगर आप स्टूडियो लैब खोल रहे हैं तो धनराशि का 25% और अधिकतम 50 लाख रुपए सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगा। स्टूडियो लैब में 25% और मैक्सिमम 50 लाख रुपया। लेकिन पूर्वांचल में, विंध्याचल के क्षेत्र में और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अगर वहाँ पे आप स्टूडियो खोलेंगे तो 25% की जगह ये जो 25% है ये 35% और 10% आपको ज़्यादा छूट मिलेगा। और जो मैक्सिमम लिमिट है ये 50 लाख, ये 50 लाख ही है, केवल 10% आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। स्टूडियो में स्थापित स्टूडियो लैब को प्रतिवर्ष कम से कम 5 फीचर फिल्म, ये बाध्यता है। ये नहीं कि आप स्टूडियो लैब खोल दिए और वहाँ पे फीचर फिल्म नहीं बन रही है, तो मिनिमम आपको 5 फीचर फिल्म बनानी है, जिसमें वेब सीरीज, फिल्में, राष्ट्रीय प्रसारण, ये सब होगा। तो आपको 5 कम से कम फीचर फिल्म बनानी है। इसी पॉइंट से देखिए क्वेश्चन आया था। प्रथम फिल्म का जो निर्माण है उसके लिए कुल शूटिंग दिवस का जो 2/3 है, जितना दिन भी शूटिंग होगा उसका 2/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश में अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। टोटल मतलब कि अगर आप 100 दिन शूटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब 100 दिन अगर आपकी टोटल शूटिंग है और उसमें से आप 66 दिन अगर उत्तर प्रदेश में आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपको 2 करोड़ का सब्सिडी सरकार देगी। अगर आप आधी शूटिंग कर रहे हैं, 50% शूटिंग, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी मिलेगा। फिल्म प्रशिक्षण संस्थान, मतलब फिल्म के लिए अगर आप एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग देंगे तो उसके लिए सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और ये विशेष भाषाएं इसमें कुछ हैं, अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी। अगर इस भाषा में अगर
कोई फिल्म बन रही है तो उसके लिए सरकार आपको 50% का अनुदान देगी। हिंदी, अंग्रेजी, चाहे देश की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो 25%। तो ये जो अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी है इसमें बनेगा तो 50%, और जितनी भी और अदर भाषाएं उसमें बनेगा तो 25% छूट मिलेगा। आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को पर्यटन निगम गेस्ट हाउस, वो जो होटल के कमरे हैं उस पर किराए पे 25% का छूट मिलेगा। मतलब गेस्ट हाउस में जो होता है पर्यटन निगम का अगर वो गेस्ट हाउस है और वहाँ पे अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर जो गेस्ट हाउस आप लेंगे और जो कमरा आप किराए पे लेंगे उस पर आपको 25% का छूट मिलेगा। और वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है द्वारा नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। पहले तो इम्पोर्टेंट क्या होगा कि 1000 एकड़ भूमि है वहाँ पे बनेगा। दूसरा कि ये नोएडा में बन रहा है और ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बनाया जा रहा है, ये जो फिल्म सिटी है। तो इसमें प्रमुख बातें क्या क्या हो गई कि अगर आप स्टूडियो खोल रहे हैं तो आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा, और अगर आप पूर्वांचल बुंदेलखंड में तो 35% का मिलेगा, और अधिकतम जो लिमिट है उसकी 50 लाख रुपए है। और आपको 5 फीचर फिल्म बनाना ही बनाना है। पहली फिल्म अगर आप बना रहे हैं, और केवल पहली फिल्म के लिए ही, पहली फिल्म अगर आप बना रहे हैं और उसमें से 2/3 हिस्सा अगर उत्तर प्रदेश में शूट होगा तो 2 करोड़, और 50% से अगर ज़्यादा शूट होगा तो 1 करोड़। और अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर डाल रहे हैं तो 50 लाख रुपए तक का। और अब भाषा स्पेसिफिक है कि अंग्रेजी, अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी में अगर होगा तो 50% का सब्सिडी, और अन्य भाषा में होगा तो 25% का सब्सिडी मिलेगा। और शूटिंग के लिए अगर आप जो पर्यटन निगम का जो गेस्ट हाउस है और जो होटल है अगर आप वहाँ पे बुकिंग कराएंगे तो 25% की छूट, और वेब सीरीज पे 10 लाख से 1 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका जो निर्माण है वो करा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में, और 1000 एकड़ में ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। खेल नीति का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे एथलीट होते हैं कि जो गांव में होते हैं और वो मतलब ऊपर तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, उनको कोई खोज भी नहीं पाता है कि वो उनके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, एथलीटों की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पूरा बनाएगी। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में क्या है कि मतलब जो खेल की जो शैली उसको बढ़ावा देंगे ये लोग, और एक खेल उद्योग को ये मतलब खेल उद्योग को बढ़ावा देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उसमें सम्मिलित हो पाएँ, और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके ये अच्छा पुरस्कार जीत पाएँ। प्रतियोगिता की भावना को इनमें बढ़ाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं उनको तीन कैटेगरी में उनको बांटा जा रहा है। पहला है ग्रास रूट लेवल पे, मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पे। दूसरे हैं विकासात्मक स्तर पे, थोड़ा सा उससे ऊपर हो गया। और तीसरे हैं जो उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको मतलब खिलाड़ियों को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया। एकदम ग्रास रूट लेवल, उससे थोड़ा सा डेवलपमेंट लेवल पे, विकासात्मक पे, और फिर तीसरा है उच्च स्तर पे, इनको वर्गीकृत किया गया खिलाड़ियों को। इसके लिए खेल नर्सरी बनाई जाएगी। मतलब ये बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनमें जब खेल की भावना रहेगी और प्रतियोगिता की भावना रहेगी, वहीं से उस भावना का जब विकास होगा तो ही वो बड़े होते होते उनमें वो पूरी तरीके से अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। तो खेल नर्सरी हो गया, उन्नत प्रशिक्षण केंद्र हो गया, उत्कृष्टता केंद्र हो गया, ये सब की इन सब की स्थापना की जाएगी। और 5 वर्ष में अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र होंगे और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जनपद में जो भी प्रतिभाएं उभर रही हैं उनकी खोज की जाएगी और कमेटी बनाई जाएगी कि उन सभी को वो लोग एकत्रित करें और इसमें सहभागिता को बढ़ाएं। जनपद के जो क्रीड़ाधिकारी हैं चाहे उप क्रीड़ाधिकारी हैं वो इस कमेटी में रहेंगे, जो प्रत्येक वर्ष हर ज़िले से 5-5 खिलाड़ी चुनेंगे। मतलब कि एक ज़िले में एक वर्ष में 5 खिलाड़ी चुने जाएंगे और वो चाहे किसी भी खेल से आते हों, उनको चुना जाएगा और 14 उत्कृष्टता केंद्र बनेगा और 5 जो है वो उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित होगा।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आयुष्मान योजना है उसके तहत इनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा, ये कैशलेस इनको प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर और उससे ऊपर के जो भी प्रतिभागी हैं उनको पेंशन दिया जाएगा, मासिक पेंशन। मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेल चुके हैं, जैसे एशियन लेवल पे खेल चुके हैं, चाहे ओलंपिक लेवल पे खेल चुके हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनको मासिक पेंशन दी जाएगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 वर्ष में नर्सरी स्तर पर खेल अकादमियाँ शुरू हो जाएंगी। मतलब महिलाओं को एकदम प्राथमिक लेवल से उनको उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। और इसमें जो पैरा स्पोर्ट्स हैं और जो पैरा एथलीट हैं उसके लिए भी मतलब इस योजना में उनको शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार जो है वो 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष दे रही है और ये उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। मतलब 10 करोड़ रुपए दे करके ये इस पूरी योजना को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रमुख बातें फिर से देख लेते हैं। पहला है, खिलाड़ियों को 3 लेवल पर बांटा जाएगा, ग्रास रूट, विकासात्मक और उच्च स्तर का। खेल नर्सरी बनाई जाएगी, उन्नत प्रशिक्षण केंद्र हो गया, उत्कृष्टता केंद्र हो गया, तो 14 उत्कृष्टता केंद्र बनेगा और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित होंगे। और हर जनपद में एक कमेटी बनेगी जिसमें जो जनपद के जो क्रीड़ाधिकारी हैं और उप क्रीड़ाधिकारी हैं वो उसके सदस्य होंगे। और हर जिले से हर वर्ष 5 खिलाड़ी को चुनना ही चुनना है। जो खिलाड़ी हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। और जो भी नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं उनको पेंशन प्रदान की जाएगी। और जो महिलाएं हैं उनको महिलाओं को नर्सरी स्तर से खेल अकादमी में भर्ती किया जाएगा और ये 5 वर्ष का टारगेट है। और जो पैरा एथलीट हैं, पैरा स्पोर्ट्स हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा और 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष इसके लिए सरकार दे रही है। और इस कोष को कहा जाएगा उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष, इसको कहा जाएगा। इसमें ई स्पोर्ट्स भी शामिल है। ई स्पोर्ट्स मतलब जैसे जो गेमिंग वाला होता है वो ये भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों को यूज करने के लिए जो नीति आई है, ये नीति 2023 की है। इसमें जो भी हवाई पट्टी हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये प्रमुख है, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके लिए फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना जो वो निजी संस्था, ये ध्यान देना है कि ये निजी संस्था के द्वारा किया जाएगा। और जो निजी संस्था हैं उनको 20 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पे उनको दिया जाएगा और इसको 10 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कि टोटल ये 30 वर्षों की ये योजना है। और इसमें जो फ्लाइट के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो निजी संस्थाएं खोलेंगी और जो हवाई पट्टी है उसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। अभी जो भूमि है ये लोग लीज पे लेंगे, उसके लिए लाइसेंस शुल्क देना है, तो प्रतिवर्ष 5% की दर से जो शुल्क है वो बढ़ाया जाएगा। ये प्रमुख नहीं है, ये प्रमुख है इसमें। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि अब कुल 17 जो हवाई पट्टियाँ हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी कुल 17 जो हवाई पट्टी हैं उनको प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं इसमें सेवाएं संचालित करने हेतु निजी संस्थाओं को अनुमति प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, ये 2023 की नीति है खाद्य प्रसंस्करण की। खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कृषक की आय को बढ़ाना, उनको एमएसपी दिलवाना, कच्चे उत्पाद का संवर्धन करना, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग उनको प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर मिलना, ये सब सरकार के जो है मुख्य उद्देश्य हैं। खाद्य प्रसंस्करण में है कि ये अगले 5 वर्ष के लिए है और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो है इसका नोडल एजेंसी है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इसका नोडल एजेंसी है। इस नीति के तहत देखिए कहा गया यहाँ पे, इस नीति के तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जो है वो गैर कृषि उपयोग योजना के लिए शुल्क से छूट मिलेगी आपको। मतलब कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा की आप भूमि अगर ले रहे हैं तो आपको जो शुल्क लगना है
स्टैम्प शुल्क लगना है, उससे आपको छूट मिलेगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए, भू उपयोग परिवर्तन के लिए, मतलब अगर कोई ऐसी ज़मीन है कि जो कृषि के लिए है, तो अगर आप उसको बिजनेस के लिए परिवर्तित करते हैं तो 10,000 रुपये का प्रतीकात्मक शुल्क, और जो बाहरी विकास के लिए 50,000 रुपये का प्रतीकात्मक शुल्क। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट देखिए इसमें ये है कि जो संयंत्र, चाहे उसमें जो मशीन जो उसमें यूज हो रही है, जो संयंत्र यूज होगा, मशीनरी यूज होगी, जो भी उस पर काम किए जाएंगे, उस पर आपको 33% का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 करोड़ रुपए है। अब तक कुल 12-13 नीतियां हो चुकी हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसको फिर से पढ़िए, और जो हर नीति में जो मैंने स्पेशल पॉइंट बताया उसको आप उसी को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और यही प्रमुख पॉइंट पूछते हुए, क्योंकि नीतियाँ बहुत ढेर सारी हैं और उसमें केवल आप प्रमुख प्रमुख पॉइंट को भी देख लेंगे तो क्वेश्चन वहीं से ही बन रहा है। और 2023 में जो भी 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से ही बना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और आगे सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।